सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे जापानी समुराई पर आधारित फिल्म 13 असैसिन। फिल्म की शुरुआत होती है जापान में। ये साल है 1844। उस दौर में जापान में सबसे शक्तिशाली लीडर शोगुन तोकुगावा का राज है। जापान में तब तक शांति का माहौल था जब तक शोगुन तोकुगावा के भाई मात्सु ने अपने क्रूर बर्ताव से लोगों पर कहर बरपाना शुरू नहीं किया था। मात्सु ने सत्ता के नशे में चूर होकर बिना किसी कारण निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया। मात्सु के अत्याचार का कोई विरोध नहीं कर पाता क्योंकि उसके भाई शोगुन तोकुगावा का राज है। मात्सु के अत्याचार के विरोध में ओमिया कबीले का एक समुराई जापानी सेपुकु परंपरा से अपनी जान दे देता है, क्योंकि मात्सु ने इस समुराई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और वो अपने परिवार को बचा नहीं पाया। जिसके बाद शोगुन तोकुगावा का मंत्री सर डोय उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर उन्होंने मात्सु का अत्याचार नहीं रोका तो यहाँ के शक्तिशाली समुराई के साथ मात्सु की जंग हो सकती है। चेतावनी के बावजूद शोगुन मात्सु को सरकार में शामिल करना चाहता है, इसलिए सर डोय उनके एक विश्वसनीय समुराई सिजामोन से मदद मांगता है। सर डोय अपने दोस्त युकी के साथ सिजामोन के पास जाकर उसे मात्सु के खिलाफ जंग करने के लिए कहते हैं। उस दौरान युकी बताता है कि मात्सु ने एक जश्न के दौरान उनकी बहू पर हमला किया, जिसके बाद सर डोय सिजामोन को एक किसान परिवार की लड़की पर हुए अत्याचार के बारे में बताता है जो मात्सु ने किया था। मात्सु के अत्याचार के बारे में सुनकर सिजामोन उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी दौरान मात्सु के एक वफादार सेनापति हनाई को पता चलता है कि मात्सु ने ओमिया कबीले के परिवार का बेरहमी से नरसंहार किया था। हनाई ने ओमिया परिवार पर अत्याचार न करने के लिए मात्सु को विनती की थी, लेकिन मात्सु ने उसकी बात नहीं सुनी और सबको मार दिया। अब हनाई को जानकारी मिलती है कि सर डोय मात्सु की हत्या की साजिश कर रहे हैं, इसलिए हनाई अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे सर डोय पर नजर बनाए रखें। अगले दिन हनाई को सर डोय का संदेश मिलता है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने समुराई सिजामोन से सहायता मांगी है। यह संदेश पढ़कर हनाई को शौक लगता है, क्योंकि वो सिजामोन को बचपन से जानता है। उसे ये भी मालूम है कि एक बार सिजामोन ने कुछ तय कर लिया तो फिर वो उसे ख़त्म करके ही दम लेगा। समुराई सिजामोन अपने खास समुराई योद्धाओं को इकट्ठा करता है ताकि वो मात्सु का अंत कर सके। वो सबसे पहले हराका को बुलाता है जो उसकी पहली स्टूडेंट थी। उसके साथ कोरानिका और 6 समुराई सिजामोन से जुड़ते हैं। यहाँ पर वे मात्सु पर हमला करने की प्लानिंग करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिजामोन के ग्रुप का एक समुराई अपने घर जा रहा है। तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। तभी हिरोयामा वहां पर आकर हमलावरों से उसे बचा लेता है। ये हमलावर हनाई के सैनिक थे जिन्हें सिजामोन पर नजर रखने के लिए कहा गया था। हनाई को पता चल जाता है कि सिजामोन के समुराई कोई सामान्य लोग नहीं है। अगले दिन सिजामोन अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा है। तब उसे लगता है कि उसकी टीम में अभी भी किसी की कमी है, इसलिए वो अपने भाई सेननरुरो से संपर्क करता है। शुरुआत में सेननरुरो हिचकिचाता है, लेकिन फिर सिजामोन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो अपनी प्रेमिका को अलविदा कह के वहाँ पर चला आता है। अब सिजामोन अपनी टीम में और 2 लोगों को जोड़ता है जिनके नाम है अगोरा और सहार। उसमें से सहार पहले पैसे मांगता है ताकि वो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए कब्र बना सके। तभी वहाँ पर सेननरुरो आता है। सिजामोन के ग्रुप में अब 12 लोग हो चुके हैं। अब ये समुराई मात्सु का मुकाबला करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। एक शाम सिजामोन अपने साथियों के साथ जंग की तैयारियां कर रहा है। तभी अचानक वहां पर हनाई आता है और बताता है कि अगर मात्सु को कुछ हुआ तो सबका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि मात्सु शोगुन विरासत का वारिस है। लेकिन इस धमकी से सिजामोन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हनाई को वहां से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मात्सु अपनी सेना के साथ ईटो शहर की ओर बढ़ रहा है। सिजामोन उसी वक्त मात्सु की आर्मी पर हमला करने का प्लानिंग करता है। वो अपने समुराई को बताता है कि जब मात्सु की आर्मी ओकी शहर पहुंचेगी तब वे उन पर अटैक करेंगे। प्लानिंग होने के बाद सिजामोन अपने समुराई के साथ गांव के रास्ते आगे बढ़ता है। एक गांव में उन पर डाकुओं का गिरोह हमला कर देता है। इस भीषण लड़ाई में समुराई डाकुओं के गिरोह को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये लोग डाकू नहीं बल्कि हनाई के भेजे हुए पेशेवर सैनिक थे। सिजामोन जान जाता है कि हनाई को उसके प्लान का पता है। वो अपने समुराई को पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने के लिए कहता है। पहाड़ के रास्ते जाते वक्त वे घने जंगल में रास्ता भूल जाते हैं। तब उनका सामना एक शिकारी से होता है जिसका नाम है क्यूदा, जो कि फंस चुका है।
सिजामोन क्यूदो को कहता है कि वो उसे आज़ाद कर देगा, लेकिन बदले में उसे सबको खाना देना होगा। सिजामोन के एहसान के बाद क्यूदा उसके ग्रुप का मेंबर बन जाता है, भले ही वो एक समुराई नहीं था। इसी बीच मात्सु और उसकी सेना को एक जगह रुकना पड़ता है, क्योंकि सिजामोन ने पहले भेजे समुराई युकी ने पुल को बंद करके उनका रास्ता रोक दिया है। मात्सु युकी को मारने के लिए आगे आता है, तब युकी के सैनिक भी आगे आकर उस पर बंदूक तान देते हैं। युकी हनाई को कहता है कि अगर मात्सु को जिंदा रखना है तो यहाँ से वापस चले जाओ। युकी के इरादे देख हनाई मात्सु को लेकर पीछे हट करता है और जंगल में एक जगह वे रुककर डिस्कस करते हैं कि अब आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। तब मात्सु सुझाव देता है कि हम पहाड़ी के रास्ते जा सकते हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि सिजामोन ने पहले ही वहाँ पर जाल बिछा कर रखा है। मात्सु के वापस जाने के बाद युकी वहाँ पर जापानी परंपरा सेपुकु के तहत अपनी जान दे देता है, ताकि किसी को पता न चले कि मात्सु को मारने के प्लान में वो शामिल था। अगले दिन सिजामोन और उसके साथी ओकी शहर पहुँचते हैं, जहाँ पर वे मात्सु और उसकी सेना के लिए जाल बिछाते हैं और विस्फोटक भी बिछा देते हैं। इसुजुका, जो कि मात्सु की सेना की निगरानी कर रहा था, वो फिर से सिजामोन के ग्रुप से जुड़ जाता है और उसे बताता है कि मात्सु दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रहा है, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। समुराई को फिक्र होती है कि क्या होगा अगर मात्सु उन्होंने सोचे हुए रास्ते पर नहीं आया, लेकिन सिजामोन को यकीन है कि हनाई मात्सु को उनके तय किए गए हुए रास्ते से ही लेकर आगे बढ़ेगा। सिजामोन अपने समुराई को मात्सु की सेना से लड़ने के लिए और तैयारियां करने का आदेश देता है। शाम हो जाती है, लेकिन मात्सु और उसकी सेना दिखाई नहीं देती। सुबह होते हुए शहार सिजामोन के पास आकर बताता है कि मात्सु अपनी सेना के साथ आ रहा है। साथ में ये भी बताता है कि मात्सु की सेना में 70 नहीं बल्कि 200 सैनिक हैं। सिजामोन अपने समुराई को यकीन दिलाता है कि वे मात्सु और उसके सैनिकों को आसानी से ख़त्म कर देंगे। सूरज की पहली किरण के साथ मात्सु ओकी शहर में आता है। हनाई और उसके सैनिक मात्सु को सुरक्षा घेरे में शहर से लेकर जा रहे हैं, लेकिन तब उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग जंगल की ओर भाग रहे हैं। तभी अचानक एक विशाल दरवाज़ा बंद हो जाता है। मात्सु का रास्ता एक बार फिर रोक दिया जाता है। वे शहर को जोड़ने वाले पुल पर वापस जाते हैं, तब देखते हैं कि सिजामोन ने उस ब्रिज को उड़ा दिया है। अब मात्सु अपनी सेना के साथ शहर में फंस चुका है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर सिजामोन और उसके समुराई मात्सु की सेना पर हमला कर देते हैं। तीर और तलवार से अचानक हुए भीषण हमले से मात्सु की सेना में अफरा तफरी फैल जाती है। समुराई ने मिलकर ऐसा भीषण हमला किया कि मात्सु की सेना के कई सैनिक मारे जाते हैं और कई सैनिक बचने के लिए घरों में शरण लेते हैं, लेकिन वहां पहले से ही विस्फोटक लगाए गए हैं और वे सैनिक बच नहीं पाते। अब मात्सु की सेना में बहुत कम सैनिक बचे हैं, इसलिए सिजामोन अपने कजिन भाई सेनानुरु को आक्रामक हमला करने के लिए कहता है। हनाई मात्सु को बचाने के लिए आगे आता है और हनाई के सैनिक मात्सु को लेकर एक संकरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये एक जाल था, क्योंकि वहाँ पर खतरनाक समुराई हयामा मौजूद हैं। हयामा मात्सु की सुरक्षा करने वाले कई सैनिकों को मार देता है। जब हयामा मात्सु पर हमला करने वाला था, तब हनाई अपने दूसरे सैनिकों को वहाँ बुला लेता है। हयामा चारों ओर से घिर जाता है और वो वहाँ से बचकर भागता है, लेकिन मात्सु और हनाई अभी भी उसी जगह पर फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर भीषण जंग शुरू होती है। सिजामोन के समुराई यहाँ पर भीषण जंग में एक एक करके मारे जाते हैं। ये देखकर मात्सु खुश होता है। अब कुछ ही समुराई बचे हुए हैं, लेकिन वे पल भर में ही जंग का पासा पलट देते हैं। शिकारी क्यूदा का मात्सु और उसके सैनिकों से सामना होता है। क्यूदा के सैनिकों के पास हथियार नहीं है, तब मात्सु हनाई को तलवार देता है। हनाई क्यूदा पर जानलेवा हमला करता है, तभी सिजामोन आके उसे बचा लेता है। भीषण जंग के बाद सिजामोन और उसके समुराई ने हनाई की पूरी सेना को खत्म कर दिया। अब मात्सु, हनाई और उसके 2 साथी बचे हैं, जो सिजामोन और क्यूदो का मुकाबला करेंगे। सिजामोन हनाई के साथ युद्ध करता है। दोनों एक दूसरे पर हावी होते हैं। आखिरकार सिजामोन हनाई को मार देता है। उसी दौरान सेनानुरु मात्सु के आखिरी बचे 2 सैनिकों को खत्म कर देता है। ये देखकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हनाई को मात्सु लात मारकर फेंक देता है, जो उसके लिए बलिदान दे रहा है। मात्सु कहता है कि सैनिक और समुराई में कोई फर्क नहीं होता, उनका एक ही काम है कि वे अपने राजा की सेवा करें। तब सिजामोन बताता है कि राजा प्रजा के समर्थन पर निर्भर होता है। अगर राजा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर मात्सु क्रोधित होकर सिजामोन पर हमला करता है, जिसने आम लोगों पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए मात्सु की सेना को खत्म कर दिया। सिजामोन एक ही वार में मात्सु को पछाड़ देता है।
और तब मात्सु को एहसास होता है कि उसने निर्दोष लोगों पर ऐसे ही बेरहम अत्याचार किए थे। अपने आखिरी वक्त में मात्सु बिल्कुल अकेला है। तभी सिजामोन मात्सु का सिर धड़ से अलग कर देता है। जंग में बुरी तरह से घायल सिजामोन नीचे गिर जाता है। उसके चेहरे पर जंग जीतने की खुशी है। सिजामोन सैननरुरु को संदेश देता है कि हमेशा अपने दिल की बात सुनना और अन्याय के खिलाफ जंग लड़ना। इतना कहकर सिजामोन की आंखें बंद हो जाती हैं। सैननरुरु खून से सनी हुई सड़क पर आगे बढ़ता है। तभी उसे वहां पर क्यूदा दिखाई देता है, जो बुरी तरह से घायल होने के बावजूद जिंदा है। क्यूदा कहता है कि अब वो फिर से जंगल में जाकर अपनी बाकी जिंदगी वहीं गुजारेगा। वहीं सैननरुरु वापस शहर जाकर अपनी प्रेमिका के साथ शादी करता है और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म समाप्त हो जाती है।